हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे थे। 3 भागों में सबसे पहले था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। 3 कालखंडों में बांटे थे और तीनों कालखंडों में बांटने के अलावा हमने देखा था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है सबसे पुराना काल था, जिसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल था, उसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानता है, और ऐतिहासिक काल ये लौहकालीन था। तो अब कहा जाता है कि जैसे जब इसका बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा होने के बाद में जैसे कहा था यहाँ लिखित मिला है भाई, पुरातात्विक स्रोत मिले थे, तो पुरातात्विक स्रोत मिले थे, तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले। अब यहाँ लेख मिले थे, लेकिन लेख जो मिले थे वो यहाँ भी नहीं मिले, यहाँ मिले हैं पढ़ नहीं सके, और यहाँ मिले हैं उनको पढ़ा भी जा चुका है। अब इस अनुसार हम किसी चीज़ को खुल के नहीं बोल पा रहे थे, तो एक इतिहासकार थे, नाम था उनका क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्या नाम था? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। और क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने कहा था कि यह जो विभाजन है, ये बंटवारा है वो कैसा है? गलत है। इस बात को उसने नकार दिया और कह दिया कि ये गलत है, क्योंकि जब हम तीनों चीज़ों में समानता मिलेगी तो हम तीनों चीज़ों को बता सकेंगे, लेकिन तीनों चीज़ों में समानता नहीं है तो हम इस बात को नहीं बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक काम करते हैं, जो प्राग ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में एक कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन होगी जो मिली होगी, क्योंकि यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल में इनमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले ही थे, लेकिन लेखन नहीं मिला। तो इन्होंने धातु के बारे में जानकारी करी, क्योंकि धातु के बारे में जानकारी, तो प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर धातु मिली थी, पत्थर धातु को पाषाण कहते हैं। इसके बाद में यहाँ मिली थी वो कांसा की धातु मिली थी, और यहाँ मिली थी वो लोहे की धातु मिली थी। हालांकि जो पाषाण काल था, इसके अंतिम समय पर हमने तांबे की खोज कर ली थी, मानव ने तांबे की खोज कर लिया था, और तांबे की खोज करने के बाद में उसमें पत्थर और मतलब पत्थर फंसा करके आगे, तो उसमें तांबे में भाला वगैरह बनाने लगे थे, और तांबे पाषाण काल भी कहलाया था। तो इस तरीके से उसने कहा था कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम धातुओं के आधार पर इजीली हम समझा सकते हैं। तो इजीली समझाने के बाद में कहा जाता है जो प्राग ऐतिहासिक काल था, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में वास्तव में अगर कहा जाए तो देखा जाए तो सबसे पहली बात है जो है कि एक प्राइमरोज नाम के ब्रिटिश व्यक्ति थे। जो प्राइमरोज नाम के ब्रिटिश व्यक्ति थे, तो उन्होंने लिंग सुसुर नामक एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, वहां पर हड्डियों के सबसे पहले औजार के साक्ष्य मिले थे उनको, और उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल के ये साक्ष्य हैं, और यह 1842 ईस्वी में मिले थे। 1842 ईस्वी में मिले थे, और कहा जाता है कि यह कहाँ मिले थे? कर्नाटक के लिंग सुसुर नामक स्थान पर मिले थे। इसके बाद में दूसरा एक स्थान है, यहाँ पड़ता है, इसका नाम था पहले मद्रास, आधुनिक रूप पर इसको चेन्नई कहते हैं, आधुनिक नाम क्या है इसका? चेन्नई। तो मद्रास के पास में एक जगह पड़ती है, नाम है उसका पल्लव रन, जिसको पल्लव रन, वहाँ पल्लव वंश का शासन था, और पल्लव वंश का शासन था, तो वहाँ जो खोज किया था वो नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम था। और 1863 ईस्वी में उन्होंने यहाँ खुदाई शुरू की, और यहाँ खोज शुरू की, तो इन्होंने यहाँ खोपड़ी का हिस्सा मिला था। अब खोपड़ी का हिस्सा बहुत मजबूत होता है, बहुत जल्दी गलता नहीं है, तो यहाँ जो कपाल मिला था, तो इससे यहाँ पता चला था कि सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत थे, यहाँ से हमें इनकी शुरुआत हुई थी। और पुरातात्विक स्रोत थे, तो पुरातात्विक स्रोत मिलने के बाद में इन्होंने धीमे धीमे करके जानकारी करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ था तो पुरातात्विक स्रोत था, मतलब पत्थर का युग था। अब इसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? वही था जब तांबे की खोज हो चुकी थी। तांबे की खोज होने के बाद में तांबे में टिन मिला करके एक धातु का प्रयोग करने लगे, वो धातु कांसा बन गई, और जो तांबे की अपेक्षा थोड़ी सी मजबूत हो गई थी और लोग इस तांबे की धातु का प्रयोग करने लगे, यह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया था। इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या बताया था? यहाँ लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज होने के बाद में सिंधु सभ्यता जैसे ही खत्म हुई, समाप्त हुई थी, उसके बाद में नई सभ्यता आई थी, और नई सभ्यता के साथ में जो वैदिक सभ्यता थी, यहाँ से ऐतिहासिक काल शुरू हो गया। तो 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। अब इसके बारे में कहा जाता है जो पुरापाषाण काल था, जो प्राग ऐतिहासिक काल के 3 भाग थे। नंबर 1 था पुरापाषाण, नंबर 2 पर था मध्यपाषाण, नंबर 1 पे क्या था? पुरापाषाण, नंबर 2 पे मध्यपाषाण, और नंबर 3 पे था नवपाषाण काल। ये 3 चीज थे, तीनों के बारे में बताया था। यह 25 लाख से लेकर के
कितने समय तक था, 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक था। और इसके बाद में जो अगला आया था मध्य पाषाण काल, जो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक था। और नव पाषाण काल था जो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक था। इनके कई जगह अलग अलग तरीके से आपको मिल सकते हैं, ये नहीं है कि कोई फिक्स है, अनुमान तो ये बताया गया था, क्योंकि यह एक ही समय पर 2 कालखंड चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं आप देखिएगा तो शहर का विकास देखिएगा, एक जगह शहर में बहुत अधिक मात्रा में विकास हो रहा होता है और एक क्षेत्र बहुत क्या होता है, विकास से पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो यहाँ यही सिस्टम होता है, कहीं आपने देखा हो तो इसी वजह से इनके जो समय है, समय में थोड़ा सा परिवर्तन दे दिया गया है, समय में थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यही अगर कहा जाता है तो कहते हैं कि यहाँ जो चीज थी पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के बारे में हमें जानकारी मिली थी। जो पुरा पाषाण काल था जहाँ आदि मानव रहता था, कौन था यहाँ, आदि मानव था। और आदि मानव का मतलब था कि आदि मानव जब यहाँ रहता था तो वो क्या करता था, आदि मानव यहाँ था तो क्या करता था कि आदि मानव एक जंगली था, कैसा था, जंगली टाइप का व्यक्ति था। आदि मानव था, जंगलों में रहता था, कपड़े पहनता नहीं था, जानवर था, आधुनिक मानव से बिल्कुल भिन्न था। ऐसा नहीं था कि आधुनिक मानव से मिलता जुलता हो, वो एकदम जंगली टाइप का व्यक्ति था, खाना बदोश था, आर्किटेक्ट था और उसका खाद्य संग्राहक था। वो अपने पूर्वजों को मार के खा जाता था, उसको ये नहीं जानता था कि हमें पूर्वजों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो इसका मतलब है वो कैसा था, आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट में शिकारी होता है, शिकार करने में वो ये नहीं देखता था हमें किसका शिकार करना है। खाद्य संग्राहक था, मतलब भोजन को इकट्ठा करके रखता था। और खाना बदोश था, केवल खाने पर ध्यान रखता था, उसको ये नहीं मतलब था कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कब कपड़े पहनने हैं, पढ़ना है, इस तरीके से कोई मतलब नहीं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, एक जानवर होता है, वो केवल कैसे होते हैं, खाना बदोश होता है, उनको केवल खाने से मतलब होता है, उसके बाद में उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है। लेकिन इसी समय मानव ने कच्चा मांस था, कच्चा मांस खाते थे नोच नोच के। और इसी समय मानव ने क्या किया था, आग की खोज कर ली थी। और आग की खोज इस समय की प्रमुख खोज थी। इसके बाद में धीमे धीमे करके समय चेंज होता है। समय चेंज होने के बाद में व्यक्ति ने क्या किया, एक जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन के बाद में अनेक परिवर्तनों के आधार पर समय परिवर्तित हो गया। और समय परिवर्तित होता तो पुरा पाषाण काल से आगे निकल के आया मध्य पाषाण काल आ गया। मध्य पाषाण काल आते आते आदि मानव था तो थोड़ा सा समझदार होने लगा। तो उसने क्या किया कि शिकार करने का तरीका बदल दिया। पहले बड़े बड़े हथियारों से शिकार करता था, अब उसने क्या किया कि हथियार छोटे कर लिए। अब छोटे हथियार कर लिए तो उनको फेंक के मारने वाले भाले वगैरह ऐसे धातुओं का, मतलब ऐसे औजारों का प्रयोग करने लगे। और यहाँ पर उसने कई चीज़ों में और परिवर्तन कर दिया। जैसे पहले अपने पूर्वजों को मार के वो खा जाते थे, जो पुरा पाषाण काल था, यहाँ उसने क्या किया कि अपने पूर्वजों का अंत्येष्टि संस्कार करने लगे। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है अंतिम संस्कार करने लगे, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार करने लगे। अब अंत्येष्टि संस्कार के बाद में उन्होंने अपना शिकार करने में मछली, जो पहले जानवरों को खाते तो मछलियों को भी शामिल कर लिया। उसके बाद मछलियों का भी शिकार करने लगे, फल वगैरह भी खाने लगे। तो इस तरीके से अंत्येष्टि संस्कार हो गया। और इसी के मध्य पाषाण काल के अंतिम समय पर उन्होंने पशुपालन मतलब खेती की ओर ध्यान दे दिया। क्योंकि जब दो कबीले आपस में लड़ गए थे, एक कबीला लड़के मतलब भाग के आया और भाग के आने का मेहरगढ़ आ गया। मेहरगढ़ में आकर के उसने खेती वगैरह के बारे में जाना था और विधिवत रूप से खेती करना नहीं सीखे थे। तो इसलिए यहाँ खेती को कहा नहीं आता। लेकिन एक साथ में तुरंत खेती करना कोई नहीं जानता है, इसलिए अगर देखा जाए तो वो खेती करना सीख गए थे तो मध्य पाषाण काल से सीख गए थे। मध्य पाषाण काल के बाद में वो नव पाषाण काल आया, क्योंकि परिवर्तन चेंज होने लगा। और परिवर्तन के बाद में नव पाषाण, अब नव पाषाण काल में उन्होंने खेती करने के लिए तरीके से खेती का प्रयोग करने लगे। और उसके बाद में खेती करने के बाद में उन्होंने खेती के आसपास स्थायी आवास बनाए। स्थायी आवास बनाने के बाद में विधिवत रूप से पशुपालन करने लगे। और विधिवत रूप से पशुपालन करने लगे तो विधिवत रूप में जब पशुपालन किया उन्होंने तो इसके कई जगह हमें साक्ष्य मिलते हैं। एक है आदमगढ़ में साक्ष्य मिलते हैं। और आदमगढ़ के बाद में एक और है भीमबेटका। आदमगढ़ और भीमबेटका दोनों जगह क्या मिलते हैं, हमें साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ में भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और भीमबेटका में भी मिलते हैं। भीमबेटका में एक और साक्ष्य मिलता है कि यहाँ आदिमानव पहले क्या करता था, व्यक्ति का टाइम पास नहीं होता था, कुछ ना कुछ करता रहता। अभी भी क्या है, जब व्यक्ति फ्री बैठा होता है तो अपने मोबाइल में लग जाता है। उस समय आदिमानव के पास मोबाइल था नहीं, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। तो उसने क्या किया कि चित्रकारी बना दी। क्या किया, चित्रकारी। और जब वो गुफा में रहता था तो चित्रकारी उसने गुफा में की, तो इसलिए उसको गुफा चित्रकारी कहा जाता है। तो भीमबेटका ने उसने शिकार करते हुए जानवर की एक चित्रकारी बनाई थी, जो आदिमानव द्वारा सबसे पहले चित्रकारी की गई थी। आदमगढ़ और भीमबेटका दोनों जगह पर आपको मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके बाद में एक और जगह है, ये दोनों एमपी में है।
इसके बाद में एक और जगह पड़ती है, इसका नाम है बाघोर। जो बाघोर है वो राजस्थान में है। यहाँ आपको क्या मिलते हैं, एकदम साक्ष्य मिलते हैं, जो पशुपालन के साक्ष्य आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ सबसे पहले बताया गया था जो जानवर पाला गया था मानव के द्वारा, वो सबसे पहले जानवर पाला गया था वो था कुत्ता, क्योंकि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जहाँ मानव का घर होगा सबसे पहले वो अपना वहाँ आना शुरू करेगा, आसपास वही रहेगा। इसके बाद में आया नवपाषाण काल। जब नवपाषाण काल आया तो नवपाषाण काल के बारे में आदिमानव देखो इतना विकसित हो गया था, खेती वगैरह करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यहाँ नवपाषाण काल आते आते उसने विधिवत रूप से खेती करना शुरू कर दिया। जब विधिवत रूप से, अब कहोगे यहाँ उसको विधिवत रूप से पता नहीं था, लेकिन नवपाषाण काल में उसने विधिवत रूप से खेती करना शुरू कर दिया और उसके द्वारा सबसे पहली खेती की गई थी, उसके साक्ष्य मिलते हैं तो वो धान की खेती के मिलते हैं। धान की खेती के कहाँ मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उस समय के भी लोग पाए जाते थे। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है कि आदि मानव के समय की संस्कृति भी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले खेती की गई थी तो उत्तर प्रदेश में की गई थी और वह चावल की खेती की गई थी। तो और उसके बाद में ये कहा जाता है गेहूं की खेती सबसे पहले की गई थी तो मेहरगढ़ में की गई थी। यह 8000 ईसा पूर्व की गई थी, 8000 ईसा पूर्व। और यह खेती करने के बाद में आदि मानव ने गेहूं की खेती की और जौ की खेती करना आरंभ किया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किस खेती के बारे में जानकारी हुई थी, तो हमें चावल की खेती के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोहरा देव से मिलते हैं। यहाँ कौन सी जगह पड़ती है, लोहरा देव। लोहरा देव में ये साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले थे 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व। इसके बाद में जो गेहूं की खेती की गई थी वो 7000 ईसा पूर्व की गई थी। इसके बाद में यहाँ आगे चलते हैं। जब आदि मानव धीमे धीमे करके आगे बढ़ा तो उसने पहिए की खोज कर ली, मृद भांड के बारे में जानकारी कर ली और इसके बाद में जैसे ही नवपाषाण काल खत्म होने पाया तो एक धातु के बारे में मानव को पता चला था और वो धातु थी तांबा। और तांबा की धातु प्रयोग करने के बाद में मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु थी वो तांबा थी। तांबे की धातु मानव के द्वारा प्रयोग की गई थी और उसने क्या किया, उसका पाइप वगैरह बनाया, उसमें पत्थर लिया, नुकीला पत्थर फंसाया और उसमें फंसा के क्या बना लिया, एकदम भाला बना लिया। उसको फेंकने में भी आसानी होती थी और टूट भी नहीं होती थी। तो इसलिए मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तांबा की धातु थी। अब यहाँ इसके बाद में कहा जाता है कि जब पुरातात्विक चल रहा था, हमारा पुरातात्विक स्रोत मिल रहे थे, तो पुरातात्विक स्रोत मिलने के बाद में हमें किसने बताया था कि ये पुराने समय के स्रोत हैं। तो कहने का मतलब इससे संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं कि पुरातात्विक विज्ञान का या पुरातात्विक स्रोत का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत के सबसे पहले पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, तो पुरातात्विक वैज्ञानिक, भाई ये विज्ञान से संबंधित है तो वैज्ञानिक हो गया। पुरातात्विक वैज्ञानिक कौन थे, या फिर भूगर्भ विज्ञान। अब भूगर्भ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे वो पृथ्वी के अंदर मिलेंगे, पृथ्वी के बाहर नहीं मिलेंगे। तो जब पृथ्वी के अंदर मिलेंगे तो भूगर्भ विज्ञान में आता है। तो इनका नाम था जॉन ब्रोस। जो जॉन ब्रोस थे, जॉन ब्रोस नामक जो वैज्ञानिक थे, जो कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। इसके बाद में अगला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय पुरातत्व था, भारत में जो पुरातात्विक स्रोत मिले थे उनका जनक किसे कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में सबसे पहले आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिली थी, क्योंकि देखो जब कनिंघम थे, कनिंघम ने क्या किया था, सबसे अधिक मात्रा में कनिंघम ने जो पूरा क्षेत्र था सिंधु सभ्यता का उसके बारे में जानकारी दी थी। तो कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। कनिंघम के बाद में अब देखो भारतीय पुरातात्विक का जनक तो हो गया, लेकिन पुरातात्विक जो हमें चीज़ें मिलेंगी तो किसी न किसी चीज़ को रखने की एक संग्रहालय बनाया जाता है। जैसे गांधी जी के सामान को रखने की गांधी संग्रहालय है, भगत सिंह के सामान को रखने के भगत सिंह संग्रहालय है, चंद्रशेखर के सामान को रखने की चंद्रशेखर या आज़ाद संग्रहालय है। तो इसी तरीके से भारतीय पुरातात्विक स्रोत हैं, इनको रखने के लिए कोई न कोई संग्रहालय होगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको रखा तो जाएगा। तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल में। और इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका नाम है। पहले इसका नाम था जो केवल मानव संग्रहालय था, अब इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय
कर दिया गया है। जो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है, जब भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है तो विश्व का भी पुरातात्विक संग्रहालय होगा, और विश्व का जो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है उसका नाम है कोपेनहेगन म्यूजियम। कोपेनहेगन म्यूजियम, ये कोपेनहेगन म्यूजियम है, डेनमार्क में स्थित है। ये क्या है? डेनमार्क में स्थित है। यह है विश्व पुरातात्विक संग्रहालय। क्या है? विश्व पुरातात्विक संग्रहालय, ये डेनमार्क में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर कहा जाए कि ये जो डिपार्टमेंट है भारतीय मानव संग्रहालय है, ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? जैसे मान के चलिए अगर कोई बैंक वगैरह है, कोई वित्तीय समस्या, वित्तीय काम है, वो किसके आते हैं? वित्तीय मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के अधीन में आते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन में। जैसे मान के चलिए किसी भी क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड रिलीज कौन करता है? भाई अगर हम फंड रिलीज नहीं करेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे? तो इसके लिए जो फंड रिलीज करता है उसका नाम है संस्कृति मंत्रालय, जिसको कल्चरल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित तमाम प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला आता है कि जिस काल के लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला है वह कौन सा है? तो मान देखो, जो पहले था तो उसमें लिखित साक्ष्य मिला था। सबसे पहला कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल था। 3 कालखंडों में बांटा था, इसको द्वारा से इसको बनाते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था। एक था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 था ऐतिहासिक काल। तो 3 कालखंडों में इसको बांटते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल समय था जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले थे, भले उनको पढ़ा नहीं गया हो लेकिन लिखित तो मिले थे, लेकिन यहाँ कोई लेखन नहीं मिला था। यहाँ पर कोई लेखन नहीं मिला है, तो यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। और कहा जाता है कि यह सबसे पहला समय था, इसको पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पाषाणकालीन सभ्यता का मतलब होता है कि पत्थर के समय की सभ्यता, क्योंकि उस समय मानव के पास केवल एक ही धातु थी, पत्थर, क्योंकि उसको पत्थर के अलावा किसी धातु का ज्ञान नहीं था। इसके बाद में दूसरा आता है, जिसका एक दूसरा प्रश्न आया था कि वह काल जिसका लिखित विवरण तो मिला है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ लेख तो मिला था लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि इसमें 400 से अधिक अक्षर मिले हैं। आज तक कई बार इसको पढ़ने की कोशिश की गई है लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, और क्योंकि इसको लेख मिला है पढ़ा नहीं जा सका, तो यही हो गया। और एक वह काल जिसमें इसका लेख भी मिला है, उसको पढ़ भी सके, तो वह है ऐतिहासिक काल। या लेख भी मिला है और इसको पढ़ भी सके, क्योंकि ऐतिहासिक काल में जो सबसे पहले लेख मिलते हैं वो अशोक के मिलते हैं। अशोक के लेख थे, तो अशोक ने क्षेत्र के अनुसार जो लोगों को भाषा का ज्ञान था उसके अनुसार अलग अलग रूप में क्या लिखवाया था? अपने लेख लिखवाए थे। क्योंकि उस समय जब लेख लिखे गए थे ऐतिहासिक काल में, उस समय महाजनपद काल का समय आ गया था। और महाजनपद काल का मतलब होता है कि विकास की लहरें बढ़ने लगी थी और विकास की तरफ मानव जाने लगा था। क्योंकि जहाँ महाजनपद बने थे, यहाँ राज्य बने, तो राज्य वहाँ बनते हैं जहाँ लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। और सुविधा लोगों को कहाँ मिलती है? जहाँ एक बहुत अधिक मात्रा में लोग रहेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में बहुत बड़ा क्षेत्र होगा और वहाँ सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। जहाँ कंपनियाँ हो, मतलब आधुनिक तौर पे भी आपने देखा होगा, जिस जगह या जिस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कंपनी हो, फैक्ट्रियाँ हों, तो वहाँ क्या होता है? सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में लोग पाए जाते हैं और सबसे अधिक विकास वहीं पाया जाता है। तो महाजनपद काल में ऐसा ही सिस्टम था। इसके बाद में अगला था कि एक लोहदा नाला। क्या है? एक लोहदा नाला है। और लोहदा नाला के अलावा एक और जगह थी जो वो बेलन घाटी, मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ती है, वहाँ सबसे पहले हड्डी के औजार मिले थे। लोहदा नाला में कहाँ मिले थे? लोहदा नाला। ये किसके साथ में था? बेलन घाटी। बेलन घाटी में था, क्योंकि सिंधु सभ्यता थी और बेलन मतलब, और ये था बेलन घाटी, दोनों एक दूसरे के, बेलन नदी के दोनों किनारों पे थी। तो बेलन के एक पश्चिमी किनारे पे थी और एक कौन से किनारे पे थी? पूर्वी किनारे पे थी। तो बेलन नदी थी, इसकी घाटी में मिला था। और यह कहाँ है? यूपी में है। यहाँ सबसे पहले क्या मिला था कि पशुओं की जो हड्डियाँ होती हैं या हड्डियाँ होते हैं, उनके हथियार सबसे पहले हमें यही पाए गए थे। इसके बाद में अगला आता है कि जो भीमबेटका नाम है एक स्थान मैंने बताया था, जो भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, एमपी के रायसेन में। यहाँ आदि मानव ने क्या किया था कि जब आदि मानव का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो टाइम पास करने के लिए, मतलब कहता है व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तब उसका समय पास नहीं हो रहा था, उसने क्या किया था? सबसे पहले वह चित्रकारी कर डाली। और चित्रकारी क्या थी? उसने एक मानव को शिकार करते हुए दर्शाया था। अब शिकार करते हुए दर्शाया था, उसने चित्रकारी किया होगा। जब वो गुफाओं में रहता था तो गुफा चित्रकारी की। चित्रकारी 3 प्रकार की, गुफा चित्रकारी, भित्त चित्रकारी और जो स्तंभ चित्रकारी, कई तरह की होती हैं, लेकिन प्रमुख होती जो आदि मानव के समय पर पाई गई थी वो कौन सी थी?
भीमबेटका में रायसेन में गुफा चित्रकारी थी जिसमें दर्शाया गया था कि मानव शिकार कर रहा है जानवर का। और आदमगढ़ और यहाँ जो भीमबेटका है, दोनों जगह से ही सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और राजस्थान का एक स्थान था बाघोर, वहाँ से भी सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। जो भीमबेटका में जो खोज हुई थी गुफा की, वो 1958 में हुई थी। जहाँ चित्रकारी मिली थी 1958 में मिली थी। और यहाँ के एस वाकणकर नाम था उनका, एस वाकणकर, उन्होंने इसकी खोज किया था। इसके बाद में अगला आता है तो जो पुरापाषाण काल चल रहा था, जो पुरापाषाण काल चल रहा था, पुरापाषाण काल में आदि मानव ने किसकी प्रमुख खोज किया था? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव ने जो प्रमुख खोज किया था, वो खोज किया था उसने आग की। क्योंकि उससे पहले मानव को आग की जानकारी नहीं थी, तो वो क्या करता था, जो मांस था उसको कच्चा ही खाता था। जो जानवर मार दिया, मारने का उसको नोच के खाते थे। लेकिन धीमे धीमे करके क्या हुआ, उसको आग के बारे में जानकारी होगी, तो आग के बारे में उसने आग की खोज प्रमुख थी। क्योंकि उस समय का जो व्यक्ति था उसको अपने पराये का ज्ञान नहीं था। क्योंकि जब जानवर होता है तो जानवर को ये नहीं पता होता ये क्या है, अपना है क्या पराया है। इसके बाद में अगला आता है जो ताम्रपाषाण काल था। ताम्रपाषाण काल कहाँ पहले ज़्यादातर मात्रा में कहाँ पाया गया था? वो ज़्यादातर ताम्रपाषाण काल था वो राजस्थान में पाया गया था। और उस समय के ताम्रपाषाण काल के लोग थे ज़्यादातर ग्रामीण थे। ग्रामीण का मतलब होता है ग्रामीण। अब ग्रामीण में शहर में क्या अंतर होता है? एक विधिवत रूप से बसा हुआ हो वो शहर हो गया, जो ऊबड़ खाबड़ तरीके से बना हो उसको क्या कहते हैं? गाँव कहते हैं। मान के चलिए शहर होगा तो सड़कें सीधी होंगी, सड़कों के बगल में सीवर होंगे, पूरा चौराया ढंग से होगा, सड़कें चौड़ी होगी। गाँव में क्या होता है, ये सड़कें सकरी होंगी, किसी ने यहाँ तक रास्ता बना घर बना रखा है अपना, किसी ने यहाँ सड़क पर कोई व्यक्ति निकल ही नहीं पा रहा है, तो यही पहचान होती है। इसके बाद में आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या था? नवपाषाण काल उस समय की बात है, वो नवपाषाण काल में खेती की आरंभ हुआ था। पर लेकिन नवपाषाण काल में एक प्रमुख चीज़ मिली थी, वो थी गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढे में घर रहना। क्योंकि आप जानते हो ये बुर्ज होम में मिले थे। कश्मीर के, कश्मीर है ना, यहाँ बुर्ज होम में क्या मिला था? गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब, गर्त मतलब हो गया गड्ढा और आवास मतलब घर, तो गड्ढे में घर थे। आपने देखा होगा कि अगर कोई जानवर, कुत्ता मान के चलिए, कुत्ता क्या करता है? गड्ढा बना के बैठता है। अब वहाँ लोग क्या था, जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा इलाका है, ठंडे एरिया में जब लोग रहते थे तो वहाँ हवा चलती थी। अब ठंडे एरिया में ठंडी हवा चलेगी। अब उन्होंने क्या किया, गड्ढा बना लिया और गड्ढे में बना करके आराम से रहते थे। आराम से उसमें ऊपर फूल पत्तियां वगैरह डाल दी जिससे वो उसमें हवा नहीं जाती थी। क्योंकि हवा ऐसा नहीं है, गड्ढा है तो गड्ढा में पहले जाएगी और तब निकल के जाएगी, ऐसा तो नहीं है। हवा सीधी बहती जाएगी, तो गड्ढे में क्या था, ठंड नहीं लगती थी। और उस समय ही यहाँ पर मिले थे, तो यहाँ साक्ष्य मिले थे कि मालिक के साथ में उसके पालतू जानवर कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। जैसे गर्त आवास में रह रहे हैं, उसका मालिक मर गया, कुत्ता मर गया, दोनों को गड्ढे में बंद कर दिया, बंद करके चले गए। तो यहाँ गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ लोगों, कुत्ता मतलब जानवर को और उसके मालिक को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और यही हमें युगल समाधान में मिलता है। युगल समाधान का मतलब है कि यहाँ दो लोगों के सब एक साथ में मिलते हैं। तो बुर्ज होम के अलावा आपको एक महदहा जगह पड़ती है बेलन घाटी के किनारे, यहाँ भी गाय के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम में क्या मिला था, गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका में गुफा चित्रकारी में थी जिसमें आदम दिखाया गया था जो आदमानव शिकार कर रहा है। इसके बाद में लोधा नाला है बेलन घाटी यूपी में, यहाँ क्या मिला था, हड्डियों के औजार मिले थे। यही आपका ये क्या हो गया, पूरा पाषाण काल था जो कंप्लीट हो गया।